छात्रों, भौतिक विज्ञान की आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुद्ध गतिकी में हम अध्याय सरल रेखा में गति पढ़ रहे थे। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम, जैसा कि पिछली बार शुद्ध गतिकी संबंधी समीकरण हमने पढ़ी थी, 3 समीकरणें होती हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमने इसे ग्राफ विधि से प्राप्त भी किया था। वेग समय ग्राफ बनाकर उससे हमने इन समीकरणों को प्राप्त किया था। आज हम इन्हीं समीकरणों को कलन विधि से, कैलकुलस के मेथड से प्राप्त करेंगे। कलन विधि में आपको अवकलन और समाकलन 2 चीज़ों के बारे में इसके पहले भौतिक गणित में समझाया गया है, और जो वहाँ पर बताया गया है उन्हीं सूत्रों का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, त्वरण की परिभाषा से a इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी होता है। त्वरण वेग में परिवर्तन की दर होता है। तात्क्षणिक त्वरण a बराबर डी बी बाई डी टी लिखते हैं, यानी कि वेग को समय के सापेक्ष अवकलित किया जाए तो हमें त्वरण मिलता है। dt को हम इधर ले आएंगे बाएं पक्ष में, तो db बराबर a dt हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। समाकलन हम करेंगे निश्चित समाकलन प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक। प्रारंभिक स्थिति वेग के लिए u है, क्योंकि हमने शुद्ध गतिकी के समीकरण में जाना था कि प्रारंभिक वेग u होता है, अंतिम वेग v होता है। यानी कि प्रारंभिक स्थिति लोअर जो लिमिट होगी हमारी समाकलन करने की, वह वेग के लिए u होगी और अंतिम वेग के लिए v होगी। समय प्रारंभिक 0 होगा, अंतिम समय किसी क्षण t पर होगा। तय की गई दूरी प्रारंभ बिंदु पर 0 मानी जाएगी। t समय में s दूरी तय करता है, तो अंतिम दूरी तय की गई s मान ली जाएगी। इन्हीं लिमिट्स के बीच में हम, जब हमें t के सापेक्ष समाकलन करना होगा तो 0 से t करेंगे, दूरी के सापेक्ष समाकलन करना होगा तो 0 से s करेंगे, वेग के सापेक्ष समाकलन करना होगा तो u से v करेंगे। प्रारंभिक स्थिति, अंतिम स्थिति। अब देखिए, दोनों तरफ समाकलन किया गया है। आप स्क्रीन पर देखिए, समझिए। dv को समाकलन किया गया है u से v के लिए, और इधर a dt है, तो dt के सापेक्ष कर रहे हैं तो 0 से लेकर t तक। ठीक है। a हमारा एक समान त्वरण है, इसलिए कांस्टेंट है, तो समाकलन के बाहर हो जाता है। कोई भी कोफिशिएंट या कांस्टेंट हम समाकलन के बाहर कर लेते हैं। जो चर होता है उसी के सापेक्ष समाकलन होता है। तो a को समाकलन से बाहर कर लिया गया है, और t को 0 से t तक हम समाकलित कर देते हैं। तो dv का समाकलन v होगा, सूत्र में लिखा था इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू v होगा। ये लोअर लिमिट u से लेकर v तक। निश्चित समाकलन में हम अपर लिमिट रखते हैं पहले, फिर माइनस लिख के लोअर लिमिट रखते हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाता है। तो t को हम 0 से t तक समाकलन करेंगे तो प्रारंभिक अंतिम t हो जाएगा और प्रारंभिक 0 हो जाएगा। मान रख देते हैं। इधर बाएं पक्ष में रखेंगे अपर लिमिट v माइनस u, a बाहर है, और यहाँ रखेंगे t माइनस 0। इसको हल करने पर हमें मिलेगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारी पहली समीकरण हो गई। समझ में आ रहा है। इस मेथड का फ़ायदा एक ये है, यदि असमान त्वरण भी हो तो भी हम इस मेथड को लगा सकते हैं और उसकी समीकरणें निकाल सकते हैं। वैसे यहाँ जो समीकरण निकालना है वो एक समान त्वरण के लिए निकालना है। तो एक समान त्वरण के लिए जब निकाल रहे हैं तो उसमें हम क्या कहते हैं, a को हम कांस्टेंट लेकर इंटीग्रेशन से बाहर कर दे रहे हैं। अब आइए समझते हैं पुनः। v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी होता है। वेग तय की गई दूरी के अवकलन के बराबर होता है। तो v बराबर डी एस बाई डी टी से भी उसी तरह से हम हल करेंगे। देखिए, डी एस इज इक्वल टू वी डी टी हो जाएगा दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। इधर हम डी एस को समाकलन करेंगे 0 से s तक, और इधर डी टी के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो 0 से t तक करेंगे।
अब यहाँ पर हमारा v है, v की जगह हम प्रथम समीकरण का प्रयोग कर लेते हैं, v बराबर u प्लस ए टी रख देते हैं। तो v बराबर u प्लस ए टी रखेंगे v की जगह। यहाँ पर अब दो फंक्शन हो गए, दोनों फंक्शन के साथ dt लिख लेंगे और दोनों को अलग अलग अवकलन करेंगे। u dt एक अवकलन हो जाएगा और a t dt एक अवकलन हो जाएगा। अब यहाँ पर u हमारा प्रारंभिक वेग तो नियत है, u को बाहर कर लेंगे, dt का समाकलन t होगा, लिमिट लगाएंगे तो t माइनस 0 तो t आएगा। यहाँ पर a बाहर कर लेंगे और t का समाकलन करेंगे तो t का समाकलन होता है t स्क्वायर बाई 2, क्योंकि t की पावर कितनी है 1 है, तो समाकलन क्या होगा t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, और t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा तो t माइनस 0 करेंगे, तब पहले अपर लिमिट रखेंगे t और फिर माइनस 0 लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 वाला हट जाएगा, t आ जाएगा। इस तरह से हमें द्वितीय समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह से हम a इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी से पुनः करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, डी एस से भाग कर देते हैं, डी एस से गुणा कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा a इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी को लिखा सकता है डी बी बाई डी एस, यहाँ x की जगह यस होगा, और डी एस बाई डी टी, तो ये डी एस बाई डी टी को हम v के बराबर लिख सकते हैं। यह डी एस बाई डी टी जो है किसके बराबर लिखा जाएगा v के, क्योंकि v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी होता है तो यहाँ v हो जाएगा, और ये डी वी बाई यहाँ s है, s कर लीजिएगा आप लोग, डी वी बाई डी एस। अब इस डी एस को हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a डी एस इज इक्वल टू v डी वी। फिर उसी तरह से दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं हम प्रारंभिक से अंतिम के लिए। डी एस का समाकलन 0 से s करेंगे, यहाँ v का समाकलन डी वी के सापेक्ष करना है तो u से v करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देंगे, v का समाकलन v स्क्वायर बाई 2 होगा, u से v तक समाकलित करेंगे, पहले इसमें v रखेंगे फिर माइनस u रखेंगे, तो v स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2 हल करने पर हमें तृतीय समीकरण v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as प्राप्त हो जाएगी। देखिए सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, एक एक स्टेप आप नोट्स में लिख कर समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक स्टेप समझिए क्लियर ना, फिर पीछे से देखिए, ठीक है, कहीं इसमें फिजिक्स नहीं लग रहा है जिसको हमें आपको एक्सप्लेन करना है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को आप समझकर हल करते हुए चले जाना है। इस तरह से हम कलन की विधि से गति के समीकरणों को हल करते हैं। अब यह गति के जो समीकरण होते हैं इनसे हम वेग, समय, त्वरण, किसी समय में तय की गई दूरी, इस तरह के न्यूमेरिकल्स करते हैं। जो 5 राशियों को संबंधित ये 3 समीकरणें करती हैं। किसी भी क्वेश्चन में कुछ राशियां दी होती हैं, कुछ अननोन होती हैं, तो नोन राशियों की मदद से अननोन राशियों को इस समीकरण के द्वारा हल करके निकाला जा सकता है। यदि कोई चीज़ गुरुत्वीय बल के विरुद्ध ऐसे सीधे ऊपर फेंकी जाती है या सीधे ऊपर से नीचे गिरती है, तो यह भी सरल रेखा में गति का ही उदाहरण होता है। उसको भी हम इन समीकरणों से हल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है g, वह एक समान त्वरण होता है, और एक समान त्वरण के लिए वह यहाँ पर लगाया जा सकता है समीकरण। हम आइए एक उदाहरण समझते हैं न्यूमेरिकल से कि किस तरह हम इन समीकरणों को लगाते हैं और समीकरणों को हल करते हैं। क्योंकि हमने गुरुत्वीय त्वरण की बात की है तो हम गुरुत्वीय त्वरण से ही संबंधित एक उदाहरण लगाने जाएंगे। ठीक है बच्चों, आइए उदाहरण देखते हैं। देखिए उदाहरण है, किसी बहुमंजिले भवन की ऊपरी छत से कोई गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी गई। जिस बिंदु से गेंद फेंकी गई है धरती से उसकी ऊंचाई 25 मीटर है। पहला, गेंद कितनी ऊपर जाएगी यह निकालना है। दूसरा, गेंद धरती से टकराने में कितना समय लेगी यह निकालना है। जी का मान हमें 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है। गति के समीकरण आपने 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, उस पर क्वेश्चन भी लगाए होंगे। ठीक है, यहाँ हम थोड़ी सी उसकी बेसिक कंसेप्ट्स को समझते हुए हल करते हैं। वहाँ पर हम सीधा फार्मूला लगा देते थे, लेकिन अब आपको देखिए मैकेनिक्स में जो क्वेश्चंस आएंगे वो एक ही फार्मूले पर, एक बहुत आसान क्वेश्चन होता है और एक बहुत टिपिकल होता है, लगना दोनों एक ही इक्वेशन से है। और यदि आप बेसिक कंसेप्ट जानेंगे तो दोनों क्वेश्चन में कोई अंतर आपको नहीं लगेगा। आसान भी आसान लगेगा और कठिन जो लगता है वह भी आसान लगेगा, क्योंकि कंसेप्ट से यदि आप करेंगे तो फार्मूला लगा करेंगे तो एक क्वेश्चन में आप फार्मूला लगाएंगे, दूसरे में थोड़ा भी कुछ बदलेगा
फिर वही फार्मूला लगाएंगे, वो गलत हो जाएगा, आपको लगेगा ये तो कुछ अलग टिपिकल क्वेश्चन है। ऐसा कुछ नहीं है, कंसेप्ट से क्वेश्चन को लगाना है। देखिए इस एग्जाम्पल में हमें यही समझना है। जो हमारा क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ चित्र में बनाया है। धरती को हम शून्य बिंदु मानते हैं, मतलब शून्य वहाँ पर एक तरीके से प्रारंभिक बिंदु मानते हैं। यहाँ से ये जो रेक्टेंगल मैंने बनाया है यह बहुमंजिला इमारत है। यह जो है आपकी यह बहुमंजिला इमारत है जिसकी ऊंचाई 25 मीटर दी है। इसके बहुमंजिला इमारत के ऊपर इसके छत से बिंदु ए से एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से। जब ऊपर फेंका जाएगा तो ये ऊपर की ओर जाएगी, मान लेते हैं बी तक जाता है। बी बिंदु दिखाई दे रहा है आपको, बी बिंदु पे जाकर रुक जाता है। उसके बाद बी बिंदु से वापस ये फिर यहाँ आके इस धरती पे गिरता है, मान लेते हैं इस बिंदु को सी। ठीक है, तो यह बी से सी तक आएगा। अब देखिए यहाँ पर जो गेंद फेंकी गई 20 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर की तरफ जा रही है। ऊपर की तरफ जब जाती है तो वेग घटता है। वेग घटता है किस त्वरण से घटता है? ए बराबर जी से घटता है, गुरुत्वीय त्वरण से, जिसका मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है। क्योंकि ऊपर की ओर फेंकी जा रही है इसलिए इसका त्वरण ऋणात्मक होगा, क्योंकि वेग घट रहा है। जब वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जब वेग बढ़ता है तो त्वरण धनात्मक होता है। सिंपल सी बात है। तो ए से बी की तरफ त्वरण ऋणात्मक होगा। फिर ये बी से वापस नीचे सी बिंदु पर आएगी, यानी धरती पर आएगी। हमें पहला निकालना है कि यह ए से बी तक कितनी दूरी तय करेगा, कितना ऊपर जाएगा। तो यह तो आसान है, इसको हम पहले निकाल लेते हैं। देखिए हल करते हैं। वाई अक्ष के सापेक्ष हमारा दूरी तय हो रही है, इसलिए हम दूरी को वाई से लिखेंगे, यहाँ एस से नहीं लिखेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऊर्ध्वाधर दूरी जो तय हो रहा है इसके लिए हम मूल बिंदु जो मानेंगे शून्य बिंदु धरती पर मानेंगे। यानी कोई वस्तु यदि धरती पर है तो उसका दूरी शून्य मानी जाएगी, विस्थापन शून्य माना जाएगा। अब यह ए बिंदु से फेंका जा रहा है, इसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड है। ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, इस पर त्वरण माइनस जी के बराबर है, -10। बी बिंदु पर जाकर इसका अंतिम वेग शून्य हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जाकर रुक जाएगी फिर नीचे आएगी। तो प्रारंभिक वेग u 20 मीटर प्रति सेकेंड, त्वरण ऋणात्मक -10, अंतिम वेग v बराबर 0। हम यहाँ समीकरण लगा देते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए मान लीजिए धरती से बिंदु b की जो ऊंचाई है वो y है, और धरती से a बिंदु की ऊंचाई यदि y0 है, जिसका मान 25 दिया है, तो a से b तक की दूरी क्या हो जाएगी? y माइनस y0 हो जाएगी ना। यह आपका धरती से यहाँ तक y है, यहाँ तक y0 है, तो ये क्या हो जाएगी? y माइनस y0 हो जाएगा। अब देखिए इस हम समीकरण लगा देते हैं। a से b तक दूरी कितनी तय होगी? y माइनस y0। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, s की जगह हम y माइनस y0 लेंगे। v का मान 0 हो जाएगा, u का मान 20 दिया है, a का मान -10 रख देंगे, y माइनस y0 का मान समीकरण को निकाल लेंगे और यह आएगा 20। यानी कि छत से वह 20 मीटर ऊपर दूरी तय करेगा। धरती से यदि ऊंचाई देखा जाए तो 20 प्लस 25 45 हो जाएगी। छत से देखा जाए तो 20 मीटर ऊपर की तरफ जाएगा। अब दूसरा हमें निकालना है कि पूरे में तय किया गया समय यानी फेंकने के बाद धरती पर गिरने तक का समय, यह समय हमें निकालना हो तो इस समय को हम दो विधियों से निकाल सकते हैं। पहली विधि की हम बात करते हैं। पहली विधि में हम इसके पूरे जर्नी को दो भागों में बांटेंगे। पहले यह ए से बी जाएगा ऊपर की तरफ, और फिर बी से नीचे आएगा धरती पर सी। एक जर्नी मान लीजिए ए से बी और दूसरी जर्नी मान लीजिए बी से वापस सी, और दोनों का अलग अलग समय निकालकर दोनों समय को जोड़ दीजिए। एक विधि हुई। दूसरी विधि होती है कि हम पूरी जर्नी को एक ही मानते हैं और पूरी जर्नी का समय सीधे एक साथ निकाल लेते हैं। अब पहले दोनों को अलग अलग निकालते हैं। ए से बी के लिए v बराबर u प्लस a t1 लगा देते हैं। मान लेते हैं इसका समय t1 है।
तो v बराबर u प्लस ए टी वन लगाएंगे। v अंतिम वेग b पर जाकर शून्य हो रहा है, प्रारंभिक वेग 20 से फेंका गया है, त्वरण -10 हम लिए ही थे, वही रख देंगे हम, t1 का मान 2 सेकंड आ जाएगा। अब b से c के लिए निकालेंगे, तो b से c के लिए क्योंकि धरती हमारा शून्य बिंदु है और इसकी प्रारंभ बिंदु ऊपर b से है, तो वो पहले से ही शून्य बिंदु से विस्थापित है। कितना? 25 मीटर इमारत और 20 मीटर ऊपर गया है, तो यानी 45। तो इसका प्रारंभिक स्थिति ही 45 हो गई। यानी कि हम जब सेकंड समीकरण लगाएंगे, दूसरी समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s की जगह एक तो y लेंगे, s की जगह y लेंगे तो यहाँ y हो जाएगा, और यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्रारंभिक दूरी भी हम यहाँ ले लेंगे, क्योंकि प्रारंभ में जहाँ से वो चल रहा है उसके पहले ही उतना तो विस्थापित पहले से ही है, तो पहले से विस्थापित है तो y0 पहले से विस्थापन है इसका, तो y0 प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर t की जगह t2 मान लीजिए, वहाँ पहले t1 माने तो यहाँ t2 मान लीजिए। अब y हमारा अंतिम स्थिति वो धरती पर आ गई, यानी कि y का मान 0 है। b से वो प्रारंभ की थी, ऊपर की तरफ की दूरी हम धनात्मक ले रहे हैं, तो ऊपर की तरफ दूरी धनात्मक लेंगे तो y0 45 हो जाएगा, शुरू की इसकी स्थिति 45। उसके बाद यू टी प्रारंभिक वेग b बिंदु पर जब वो वहाँ से चलेगा तो वहाँ 0 था उसका प्रारंभिक वेग, तो u का मान 0 इंटू 2 ये 0 हो जाएगा। a की जगह -10 ले लेंगे, t2 का हमें मान निकालना है, तो y बराबर 0, y0 बराबर 45, a बराबर -10 रखकर t2 में हम समीकरण बनाएंगे। 5t2 स्क्वायर बराबर 45, तो t2 बराबर 3 सेकंड आ जाएगा। पहले 2 सेकंड t1 का मान आया था, दोनों को ऐड कर देंगे तो यह 5 सेकंड आ जाएगा। यह उसकी कुल लगने वाला समय हो जाएगा। और दूसरी विधि से यदि हम निकालें तो दूसरी विधि से हम इसको सीधे सीधे एक ही जर्नी मान लेंगे। मैं यहाँ पर आपको समझाया था, वो आप निकाल कर देखिएगा। प्रारंभिक बिंदु ए मानेंगे, y0 का मान वहाँ 25 हो जाएगा, u का मान 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, a का मान -10 हो जाएगा। y बराबर y0 प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यह समीकरण लगा देंगे जो लगाए हैं। जो समीकरण हम लगाए हैं दूसरे भाग में वही समीकरण लगाइएगा। उस समीकरण में नोट कर लीजिएगा y बराबर 0, y0 बराबर 25, u बराबर 20 और a बराबर -10। और समीकरण को हल कर लेंगे, द्विघातीय समीकरण बनेगी। ध्यान दीजिएगा, द्विघातीय समीकरण को हल करेंगे तो धनात्मक मान होगा वह लेंगे, क्योंकि समय हमेशा धनात्मक होता है। अब इसमें एक टॉपिक और हमारा इस चैप्टर में, आपेक्षिक गति। आपेक्षिक गति का मतलब होता है कि यदि दो वस्तुएं एक साथ गति कर रही हों, जैसे आप किसी ट्रेन में चल रहे हों और आपके बगल से कोई ट्रेन गुजरे, तो मान लीजिए वह दोनों एक दिशा में चल रही है ट्रेन, तो उस ट्रेन की स्पीड प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति के लिए तेज़ी से होती है, लेकिन यदि आपकी भी ट्रेन चल रही है और वो भी चल रही है तो धीरे धीरे गुजरती है। आपको लगेगा वो ट्रेन बड़ी धीरे चल रही है, धीरे धीरे पास करेगी, लेकिन जो प्लेटफॉर्म पे व्यक्ति है उसको वो लगेगा वो तेज़ चल रही है। और यदि दोनों की ट्रेन की स्पीड सेम है तो आपको बैठे ऐसा लगेगा कि बगल वाली ट्रेन चल ही नहीं रही है, क्योंकि दोनों की स्थिति हमेशा समय के साथ क्या रहेगी, एक समान बनी रहेगी। यानी कि दोनों वस्तुएं जब गतिमान होती हैं तो एक का दूसरे के सापेक्ष जो गति ली जाती है वही आपेक्षिक गति होती है। माना दो वस्तुएं लेते हैं ए तथा बी, जिनका एक्स अक्ष की दिशा में औसत वेग v है ए का और vb है b का, और t = 0 पर x से 0 तथा x b 0, यह इसके द्वारा स्थिति है इसकी। तो t समय के बाद इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, 0 समय पर इतना है और प्लस t समय में वो va वेग से चलेगा तो va इंटू टी दूरी चल जाएगा। तो अब t समय पर इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, xa0 प्लस va t और xb0 प्लस vb t। तो वस्तु a तथा b के बीच यदि विस्थापन निकाला जाए तो xba बराबर xbt माइनस xa t हो जाएगा। और यहाँ से हम देखेंगे कि vab बराबर vb माइनस va आएगा, यानी कि b की a के सापेक्ष आपेक्षिक गति vb माइनस va से दी जाती है, जबकि वस्तु a का वेग वस्तु b के सापेक्ष vab बराबर va माइनस vb से दिया जाता है।
अब यदि वी ए और बी बी का मान बराबर हो तो दोनों के बीच की स्थिति एक समान रहेगी और ग्राफ में इस तरह से दिखाई देगा समांतर। लेकिन यदि एक की दूसरे से ज़्यादा हो, मान लीजिए ए की वेग अधिक है, तो ए बी से आगे निकल जाएगा और एक जगह ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, जो मीटिंग पॉइंट कहलाता है क्रॉस करते हुए। इस तरह से ये आपेक्षिक गति होती है। इस पार्ट पर आप क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स लगा लेंगे, हम लोग अगले टर्न में समझेंगे। धन्यवाद।